हेलो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.5। इससे पहले 4 एग्जाम्पल हमारी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे कहा है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। इसके शीर्ष पर ए बी सी जो वर्टेक्स हैं, इनके ऊपर 3 चार्ज रखे हुए हैं, Q1, Q2 और Q3, और तीनों इक्वल हैं, है ना। तीनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है, Q के इक्वल है तीनों की वैल्यू। ठीक है, आगे बोला है जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो समबाहु त्रिभुज है, उनकी जो भुजा है वो L, L और L है, तीनों सेम है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q? तो Q पर कितना चार्ज लगेगा ये हमें निकालना है। और जो ये Q चार्ज है ये कहाँ रखा हुआ है? प्लेस्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर, ये जो पॉइंट हमारा O से डिनोट किया गया है बेटा, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड है और इसके ऊपर एक Q चार्ज रखा हुआ है। तो इसके ऊपर नेट कितना फोर्स ये तीनों चार्ज मिलकर लगा रहे होंगे वो हमें निकालना है। तो ठीक है बेटा, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको फिर करने का हम ट्राई करते हैं। तो जैसे कि बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कि ए बी सी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी जो साइड है वो एल है। ठीक है, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, ये डायग्राम भी वैसे दिया है। ठीक है, और इसके सेंट्रोइड जो ये ओ है, इसका सेंट्रोइड है, इसके ऊपर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव है। तो ये तीनों चार्ज, ये Q1, Q2 और Q3 मिलकर इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लगा रहे होंगे, कितना बल लगा रहे होंगे, ये हमें निकालना है। तो कुलाम्स लॉ की सहायता से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जो चार्ज ए पर रखा हुआ है वो इस क्यू पर कितना फोर्स लगाएगा, सबसे पहले हम ये निकालने का ट्राई करते हैं, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ओ। इस ओ पर कितना फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है बेटा? ए, है ना। तो फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एफ ओ और ए, इसका मतलब होता है कि ओ पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है? जो ए पर बैठा हुआ है। ए पर कौन बैठा है? क्यू बैठा है। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? Q है। Q2 किस पर फोर्स लग रहा है? इस कैपिटल Q पर फोर्स लग रहा है, तो Q2 की वैल्यू कैपिटल Q है। और अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या होगा बेटा? इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी होगी। तो इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? तो अभी तो हमें पता नहीं है, तो फिलहाल हम इसको दूरी को ए ओ मान लेते हैं कि ए ओ का स्क्वायर, ये होगा फोर्स। ठीक है, अच्छा ये फोर्स कैसा है? क्योंकि फोर्स हमारा एक इस वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन इसकी किस ओर होगी? क्योंकि बेटा अगर हम देखते हैं कि ए इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ए इसके साथ क्या करना चाह रहा होगा? जो यहाँ पर रखा हुआ ए चार्ज है, इसको अपने पास अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपेल करेगा? तो बेटा इसको रिपेल करेगा, है ना। तो इसको अपने पास थोड़ी बुलाएगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे करके फोर्स की डायरेक्शन आएगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन बेटा कहाँ होगी? नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम कहाँ निकालते हैं फोर्स? अब जो ये बी वर्टेक्स पर जो चार्ज है, इस पर कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एफ फोर्स ऑन ओ, इस ओ पर कितना फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा? ये बी पर जो वर्टेक्स पर जो बैठा है, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, बी के कारण ओ पर फोर्स। तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q1 का वैल्यू, मतलब ये वाला चार्ज क्या है? ये भी Q है। और किस पर फोर्स लग रहा है? इसके ऊपर लग रहा है। और अपॉन क्या होगा बेटा? अपॉन होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? बी ओ का स्क्वायर। अच्छा, ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा। तो इसको रिपल्सन का फोर्स इस तरह से इसके ऊपर क्या लगेगा? ये फोर्स लगाएगा।
ठीक है। अब ऐसे ही बेटा इस सी वाले वर्टेक्स पर जो चार्ज बैठा है वो इस पर कितना फोर्स लगाएगा वो भी निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन ओ, इस ओ पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू सी, सी कितना फोर्स लगा रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 Q2, तो ये वाला चार्ज इस पर, इस वाले चार्ज पर क्या लगा रहा है फोर्स, तो ये और ये, तो ये Q है और ये कैपिटल Q है अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये CO है, तो CO का स्क्वायर। ठीक है, और ये भी इसको क्या करेगा, ये चार्ज पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो उसको ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, आगे की तरफ इस पर ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो तीनों फोर्स बेटा हमने इसके ऊपर निकाल लिए हैं। अब देखते हैं आगे हम इसको कैसे करते हैं। बेटा देखिए कि अगर हमें AO BO और CO पता चल जाए, क्योंकि डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ये A से लेकर O तक की डिस्टेंस कितनी है, B से लेकर O तक की डिस्टेंस कितनी है और C से लेकर O तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हमें नहीं पता है। अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए तो फिर हम इन फोर्स को निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ से बेटा क्लियर है, सिंस हमें पता है क्योंकि ABC हमारा कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो बेटा इसके शीर्ष से इसकी केंद्र तक की दूरी, इसके वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक की जो डिस्टेंस है वो सब इक्वल होंगी, चाहे शीर्ष A से O हो या B से O हो या C से O हो, इन तीनों की दूरी आपस में कैसी होगी बेटा, बराबर होगी, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस वाली बात को आपको पता है, तो इस वाली बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस, है ना, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसलिए वर्टेक्स A से O तक की डिस्टेंस AO, वर्टेक्स B से O तक की डिस्टेंस BO और वर्टेक्स C से लेकर O तक की डिस्टेंस CO, तीनों आपस में क्या होंगी बेटा, ये इक्वल होंगी। अब इक्वल तो हैं लेकिन ये कितनी होगी, ये है बेटा हमें निकालनी है। तो मेन हमारा जो टास्क है वो यही निकालने का है। तो आइए बेटा इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आपको पता है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके जो तीनों एंगल होंगे ABC, ये तीनों कितने डिग्री के होंगे बेटा, 60 60 60 के होंगे, है ना। आपको इस वाली बात का पता है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, तो बेटा ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, है ना, और ये भी 60 होगा और ये एंगल बेटा हमारा कितना होगा, 60 होगा। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है A से लेकर D तक, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस 60 डिग्री के एंगल को दो इक्वल एंगल में क्या करेगा बेटा, ये डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये एंगल भी 30 होगा और ये एंगल भी हमारा कितना होगा बेटा, 30 होगा। दोनों एंगल हमारे कितने होने हैं, 30 30 होने हैं। और ये जो ट्राइंगल, ये जो हमारा एक बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है A से लेकर D तक, ये नीचे वाली साइड को, जो L साइड है, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। टू इक्वल पार्ट डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो जो B से लेकर ये D तक की डिस्टेंस होगी, ये हमारी कितनी हो जाएगी, Ly2 हो जाएगी। और ऐसी बेटा D से लेकर C तक की डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, Ly2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा हमें ये बाइसेक्टर AD की लेंथ निकालनी है। इस AD की लेंथ निकालनी है कि इस AD की लेंथ हमारे पास कितनी होगी। तो आइए बेटा इस AD की लेंथ निकालने का हम ट्राई करते हैं कि कैसे होगी। तो इस AD की लेंथ निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, देखते हैं ज़रा। बेटा इसको निकालने के लिए हम देखते हैं इसके अंदर कि जो ये ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल का नाम क्या है हमारा, ABC। तो ABC का जो ये वाला पार्ट है, ट्राइंगल ABD, इसमें देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बेटा, इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल ABD में देखते हैं। अगर बेटा इस ट्राइंगल की हम बात करें तो हमें ये पता है कि जो एंगल है ये 30 डिग्री, इसके सामने वाली जो साइड होगी ये BD, ये क्या होगी हमारे पास, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होगी ये हमारी हाइपोटेनियस होगी, अर्थात कर्ण होगी। ये लंब होगी और ये क्या होगी बेटा, कर्ण होगी।
क्लियर है इतनी बात? और क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है ये ए से लेकर डी तक। तो ये क्या होगा बेटा? फिर हमारा आधार होगा, है ना। तो ये निकालना है आधार हमें। और क्या दिया है? कर्ण दिया है। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं? बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? तो ये आते हैं बेटा कोस में। तो इसमें हम लगा सकते हैं कोस, और एंगल कितना है? 30, कोस 30 डिग्री। तो कोस कितना होता है? तो कोस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है? एडी। और हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा? हाइपोटेन्यूस है हमारा एल। ये हो जाएगा। कोस 30 की वैल्यू हमें पता है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो कोस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है बेटा √3/2 इक्वल AD अपॉन एल। तो यहाँ से अगर हम AD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? AD की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, 2AD इक्वल, और L की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी √3 में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखते हैं हमारा AD कितना निकल कर आएगा। तो AD इक्वल हो जाएगा हमारे पास L√3/2। ये आ जाएगा हमारे पास AD निकल कर। तो AD की वैल्यू बेटा हमने निकाल ली है। अब हमें ये पता होता है जो सेंट्रोइड होता है ना बेटा, वो सेंट्रोइड हमारे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ के 2/3 वाले पार्ट पर होता है। ठीक है, इसके 2/3 पार्ट पर हमारा क्या होता है? सेंट्रोइड होता है। मतलब अगर सेंट्रोइड इसकी बात करें, AO की बात करें, तो AO हमारा कहाँ होगा? इसके 2/3 पार्ट पर होगा। ठीक है, इसकी 2/3 लेंथ पर हमारा क्या होता है? सेंट्रोइड होता है। तो अगर सेंट्रोइड की हम लेंथ की बात करें तो सेंट्रोइड जो होगा हमारा, जो सेंट्रोइड होगा हमारा बेटा, वो सेंट्रोइड AO जो होगा वो 2/3 पार्ट पर होगा। किसके? AD के। इस AD के 3/2 पार्ट पर होगा। तो अगर AO निकालें हम तो ये निकलेगा 2/3 AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये है L√3/2। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो AO की वैल्यू, और इस √3 से इस 3 को काटेंगे तो √3 आएगा। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? L/√3 निकल कर आई है हमारी AO की वैल्यू। ठीक है, ये वाली बात बेटा पता होना चाहिए कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो सेंट्रोइड स्थित होता है, वो सेंट्रोइड 2/3 पार्ट पर होता है। 2/3 पार्ट पर, है ना। 2/3 पार्ट पर ये क्या होता है? इसके ऊपर उपस्थित होता है। तो AO की वैल्यू बेटा कितनी आई है हमारे पास? L/√3 आई है। तो इसका मतलब ये तीनों हमारे पास बराबर हैं, AO, BO और CO बराबर हैं। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? इनकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास AO बराबर BO बराबर CO। ये हो जाएगा हमारे पास L/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये जो वैल्यू है हमारी AO, BO और CO की, ये उठा के कहाँ लगा देते हैं हम? फोर्स वाली इक्वेशन के अंदर लगाते हैं। जो हमने फोर्स निकाले हैं तो फोर्स में हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कर देते हैं हम पुट इनको, है ना। आपको पता है ये 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे? इसको हम K मान सकते हैं, है ना। तो इसको हम K लेट कर लेते हैं कि ये हमारा K है। तो ये K हो गया, ये Q अपॉन AO की वैल्यू कितनी है? तो बेटा AO CO तीनों बराबर हैं, L/√3 है। तो लिख सकते हैं L, और अपॉन √3 है ना। तो L/√3 का होल स्क्वायर। ऐसे बेटा ये हो जाएगा Q अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर। और ऐसे बेटा सेम ये हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर। तो तीनों हमारे ये निकल गए, और तीनों बेटा हमारे इक्वल हैं, है ना। तीनों फोर्स हमारे कैसे निकल कर आ रहे हैं? इक्वल फोर्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा इनको। तो जो ये फोर्स लग रहे हैं, इसको जरा मैं एक अलग से डायग्राम पे आपको दिखा देता हूँ कि ये फोर्स किस तरह से ये लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं बेटा कि ये देखो फोर्स, वैसे हम इसमें देखें तो इस सेंट्रोइड पर ये 3 फोर्स, ये A से जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, B से फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, और C से फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो इसको मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो बेटा, इस सेंट्रोइड पर जो फोर्स लग रहा है हमारा,
FOA, जो A फोर्स लगा रहा है ऊपर वो इस तरह से है, और इधर की तरफ जो हमारा B फोर्स लगा रहा है ऊपर वो इस तरह से है, और ये वाला फोर्स जो C लगा रहा है ओ पर वो इस तरह से फोर्स है। तो ये तीन फोर्स हैं, और तीनों फोर्स बेटा हमारे कैसे आए हैं, अभी देखा है हमने, तीनों फोर्स हमारे इक्वल हैं। ये तीनों फोर्स हमारे कैसे हैं बेटा, देखो तीनों फोर्स हमारे कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं। अब ये फोर्स जो हमारे इक्वल आए हैं तो हम क्या काम करते हैं, इन फोर्स को F लेट कर लेते हैं। ये तीनों की वैल्यू सेम है तो F मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये फोर्स भी हमारा F है, ये फोर्स भी हमारा F है, और ये फोर्स भी हमारा बेटा कितना है, F है। ठीक है, ये फोर्स ये हमारा कितना है, F है। ये तीनों फोर्स हमारे कैसे हैं बेटा, इक्वल फोर्स हैं। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि हमारी फोर्स जो होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इनका तीनों का सम करना पड़ेगा। तो कैसे सम करना पड़ेगा हमें, इनका हमें वेक्टर सम निकालना है। तो वेक्टर सम कैसे निकालेंगे, तो बेटा चेक करते हैं वेक्टर सम हम किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए पहले बेटा इन दोनों फोर्सों का हम वेक्टर सम निकालते हैं कि इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम कितना होगा, है ना। ये वाले जो ऊपर वाले दोनों फोर्स हैं इनका वेक्टर सम निकालते हैं। तो इनका वेक्टर सम निकालने के लिए हमें इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए कि इनके बीच का एंगल कितना है। तो आइए उस ट्राइंगल में देखते हैं, ऊपर वाले ट्राइंगल में, और एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप ऊपर देखेंगे कि जो एंगल यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर, हम इसको साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है नीचे वाला, इसका नाम है OBC। इस OBC वाले ट्राइंगल में जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें देखते हैं बेटा, आपको पता है कि जैसे ये जो OB है, ये OB इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये एंगल हमारा 30 हो जाएगा। ऐसे ये एंगल भी हमारा बेटा कितना होगा, 30 होगा। तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीन जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180। अगर ये 30 हो गए तो ये नीचे वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा, है ना। क्योंकि 120 है और 60 है तो कितना हो जाएगा, 180, 180 हो जाएगा। अगर ये नीचे वाला 180 है तो आपको पता है ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये ऊपर वाला एंगल बेटा हमारे पास कितना आएगा, फिर 120 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, हमारे पास 120 होगा। तो आइए बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये मिल गया है कि इनके बीच का एंगल कितना है, 120 है। अब इन दोनों फोर्स का हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट कितना निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को R हमें पता है फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है √A² + B² और +2AB cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। तो आपको पता है A की वैल्यू, फोर्स A की वैल्यू जो है, ये वाला फोर्स जो है इसकी वैल्यू हमने F लेट की है तो F लिख देते हैं F²। और फोर्स B, इसकी वैल्यू भी हमने बेटा F लेट की क्योंकि दोनों सेम है, तो ये भी F²। ठीक है, 2F × F। और कोस दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 180 एंगल है दोनों के बीच का। अब देखते हैं यहाँ पर बेटा कोस 120 है, तो कोस 120 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है वो -1/2 होती है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो R इक्वल आ जाएगा हमारे पास √F² 2F² + 2FF F² हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कोस 120 इक्वल हो जाएगा बेटा -1/2। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल हो जाएगा हमारे पास √2F²। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का F² हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास निकल कर, R इक्वल हो जाएगा हमारे पास ये 2F², ये -F², तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, F² बचेगा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो R की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, F आएगी। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल कर आया है वो F के ही बराबर निकल कर आया है। ठीक है, और रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा बेटा, अगर इसको देखें ध्यान से हम, तो रिजल्टेंट बिल्कुल इनके बीच से निकलेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट इनका जो होगा वो ये इनका रिजल्टेंट होगा R। इन दोनों का रिजल्टेंट R होगा, जो किसके बराबर है, जो F के बराबर है। अब इसको हम क्लियरली बेटा देख सकते हैं कि अब इन दोनों का तो काम हो चुका है हमारे पास, है ना, कि हमने ये फोर्स और ये फोर्स का तो रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया है।
ठीक है। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बस एक तो ये फोर्स बच रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, जो रिजल्टेंट निकल कर आया है, और एक फोर्स नीचे की तरफ है, ये एफ ओ ए, जिसकी वैल्यू भी बेटा हमारी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, और रिजल्टेंट की वैल्यू भी हमारी किसके बराबर आई है, एफ के बराबर आई है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो एंगल कितना है, वो एंगल है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, और दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर है उतनी फोर्स कहाँ है, हमारा नीचे है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं नेट फोर्स ऑन ओ, इस ओ पर, सेंट्रोइड पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये फोर्स ऊपर है एफ, माइनस ये नीचे है, कि माइनस क्यों किया, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है, तो माइनस एफ। तो आंसर हमारे क्या निकल कर आएगा, नेट फोर्स का 0 निकल कर आएगा। तो नेट फोर्स हमारे पास कितना होगा बेटा, 0 नेट फोर्स निकल कर आएगा। तो इस सेंट्रोइड पर, जो सेंट्रोइड पर हमारा जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा बेटा, 0 फोर्स होगा इसके ऊपर। तो नेट फोर्स इस सेंट्रोइड के ऊपर कितना निकल कर आया हमारे पास, 0। तो इस सेंट्रोइड के ऊपर जो नेट फोर्स होगा हमारे पास, नेट फोर्स वो कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, ऐसे क्यों हो रहा है, इसको हम देखें तो देखो बेटा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इसकी क्या है, इक्वल है, और तीनों जो शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं, इनके ऊपर इक्वल चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और जो फोर्स हमें निकालना है वो क्यू पर निकालना है, जो कि सेंट्रोइड पर है, इसके बिल्कुल केंद्र पर है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि अगर कोई भी आकृति हो हमारे पास, ठीक है, और वो उस आकृति के जो कोने हैं, जो वर्टेक्स हैं, उनके ऊपर सेम चार्ज रखा हो, चार्ज सेम होना चाहिए, सेम चार्ज हो, तो उसके सेंटर पर फोर्स कितना होता है बेटा, 0 होता है, चाहे वो उसके सेंटर पर कितना भी बड़ा चार्ज क्यों ना रखा हो। ठीक है, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो सेंटर वाला, चाहे चार्ज वो नेगेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा, अगर उसके वर्टेक्स पर, हमारे वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा है वो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल चार्ज है साइन के साथ। ठीक है, तो उसके सेंटर पे हमेशा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। तो फोर्स कितना निकल कर आया है, 0। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, आप इसको ट्राई कीजिए। ओके।